हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग सीखा था, जिसमें कि हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर का हमने फर्दर क्या किया था, उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज़ द प्रोसेस रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द मेटल विच इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, या फिर जो भी डिज़ायर्ड मेटल हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बाद जब जो भी आपका रिस्पेक्टिव ओर है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, आपके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है उसमें हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर ऑक्साइड ओर से जो भी आपका डिज़ायर्ड ऑक्साइड ओर है उसमें से जो भी आपको रिस्पेक्टिव मेटल निकालना है, आपको उसके लिए फर्दर प्रोसेसिंग करनी है ताकि हमें क्या मिल जाए, अपना क्रूड मेटल मिल जाए। तो देखो, अगर आपको क्रूड मेटल निकालना है फ्रॉम योर ऑक्साइड ओर तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू द रिडक्शन ऑफ योर ऑक्साइड ओर, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, क्रूड मेटल मिलेगा, ठीक है। अब क्रूड मेटल ऑब्टेन करने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस लगाना है, रिडक्शन प्रोसेस लगाना है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस को हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज़ स्मेल्टिंग। और ये एक फेमस टर्म है जो कि आपके नीट एंड जेई में भी आ जाता है। सो प्रोबेबिलिटी है कि सीयूईटी का लेवल थोड़ा सा बोर्ड से अप होगा, तो कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो आपसे फेमिलियर नहीं होंगे, स्टिल वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्मेल्टिंग वर्ड आता है तो स्मेल्टिंग वर्ड का मीनिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपके ऑक्साइड फॉर्म जो भी आपके ओर का ऑक्साइड फॉर्म है उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या करें, आपके क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करें फ्रॉम योर ऑक्साइड ओर, दैट इज़ नोन एज स्मेल्टिंग, ठीक है। लेकिन स्मेल्टिंग जब हमने की आपके ऑक्साइड ओर की, तो हमने देखा कि आपके ऑक्साइड ओर में कुछ और इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि आपके कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस में नहीं रिमूव हुई, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑक्साइड ओर में अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं कि जिससे कि हम क्रूड मेटल मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो अब कैसे पता चला कि वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वहाँ देखा गया कि आपके जो भी आपने क्या किया, ऑक्साइड फॉर्म में आपका मेटल कन्वर्ट किया है, जो भी आपके हम बोल सकते हैं आपके सल्फाइड फॉर्म में आपके ओर से, आपके हाइड्रेटेड फॉर्म में ओर से, या फिर आपके हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड फॉर्म में जो ओर्स थे, वो सारे के सारे हमने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किए। अब जो भी इम्प्योरिटीज़ आपके ओर में रही होंगी वो भी क्या हो गई, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और वो ओर से भी क्या हुई, रिमूव नहीं हुई। तो अब उस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो वो इम्प्योरिटीज़ कैसी थी वो देखते हैं। देखो, वी ऑब्जर्व वाइल डूइंग स्मेल्टिंग, जब हमने स्मेल्टिंग का प्रोसेस अप्लाई किया तो हमने वहाँ पे देखा कुछ एसिडिक एंड बेसिक इम्प्योरिटीज़ हमें देखने को मिली। किस में देखने को मिली, आपके ऑक्साइड ओर में, ठीक है। अब हुआ क्या, जब आपने आपके सल्फाइड फॉर्म या किसी अदर फॉर्म ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये इम्प्योरिटीज़ भी अपने फॉर्म से अपने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। मतलब वो अपने एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म में और बेसिक ऑक्साइड फॉर्म में चली गई। तो देखो, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड जो हैं वो क्या हैं, आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ हैं। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं हम इनको रिमूव कैसे करेंगे, तो अब आप खुद सोचो कि अगर कोई चीज़ में एसिडिक इम्प्योरिटी है तो हम उसको न्यूट्रलाइज़ किससे कर सकते हैं, किसी बेस से न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। अगर इम्प्योरिटी आपकी बेसिक टाइप है तो आप उसे न्यूट्रलाइज़ किससे करोगे, किसी एसिडिक मीडियम से न्यूट्रलाइज़ करोगे। तो वहाँ पर ये इम्प्योरिटीज़ जो ऑक्साइड बनी हैं, इम्प्योर ऑक्साइड फॉर्म्स हैं, चाहे एसिडिक ऑक्साइड हो चाहे बेसिक ऑक्साइड हो, हम इनको न्यूट्रल करके रिमूव कर सकते हैं। तो देखा गया कि जिस भी ऑक्साइड ओर में एसिडिक ऑक्साइड टाइप की इम्प्योरिटी है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड टाइप की इम्प्योरिटी हैं, तो उनमें बेस ऐड किया गया और वो सारी इम्प्योरिटीज़ को क्या किया, न्यूट्रलाइज़ किया गया। और जब किसी एसिडिक ऑक्साइड जो कि इम्प्योरिटी है आपकी, उसमें आपने कोई बेस ऐड किया तो एक स्लैग का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि ओर से कैसा होता है, लाइटर फॉर्म का होता है। तो लाइटर फॉर्म होने की वजह से वो क्या करता है, फ्लोट कर जाता है और हम उस फ्लोटिंग स्लैग को क्या कर सकते हैं, रिमूव। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आता है स्लैग, इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि एसिडिक ऑक्साइड जो इम्प्योरिटी है आपकी वो मेटल ऑक्साइड की होगी कि नॉन मेटल ऑक्साइड की होगी। तो हमेशा याद रखेंगे जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं दोज आर योर नॉन मेटल ऑक्साइड्स।
जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं उनसे जो ऑक्साइड बनते हैं दोज आर एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर ये चीज़। और जो आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं दोज आर योर मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, दोज आर योर मेटल ऑक्साइड, चाहे आपका कॉपर ऑक्साइड हो, आयरन ऑक्साइड हो, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। तो अगर किसी भी ऑक्साइड ओर में आपकी इम्प्योरिटी जो है वो सपोज़ किसी मेटल ऑक्साइड टाइप की इम्प्योरिटी है, तो वहाँ पे जो आप ऐड करोगे न्यूट्रलाइजेशन के लिए वो आप बेस ऐड करोगे और उसको हम नाम देते हैं फ्लक्स, ठीक है। अगर एसिडिक ऑक्साइड है देन वील ऐड द बेस, अगर आपका बेसिक ऑक्साइड है देन वील ऐड एसिड, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो भी इम्प्योरिटी है और जो भी उसके अपोजिट नेचर का आपने क्या डाला है उसमें एसिड या बेस डाला है, तो वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्लैग का फॉर्मेशन करते हैं विच इज़ लाइटर देन योर ओर एंड इट कैन बी रिमूव्ड ईजिली फ्रॉम योर ऑक्साइड ओर। तो यहाँ पे एक मेंशन्ड है स्लैग क्या है, इट इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस। अब ये न्यूट्रल सब्सटेंस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे मिक्सिंग किस किस की हुई है, आपकी जो भी इम्प्योरिटी है चाहे वो एसिडिक टाइप हो चाहे बेसिक टाइप हो, विथ सब्सटेंस ऑफ अपोजिट नेचर फ्लक्स। अब अपोजिट नेचर फ्लक्स मतलब इम्प्योरिटी अगर एसिडिक टाइप है तो अपोजिट नेचर मतलब यहाँ पे बेस आपने ऐड किया है, उसको आप पर्टिकुलरली फ्लक्स नाम दे रहे हैं, ठीक है। और विच इज़ लाइटर देन ओर एंड कैन बी ईजिली सेपरेटेड आउट फ्रॉम योर ऑक्साइड ओर, ठीक है। तो स्लैग से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, या बोथ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसा होगा। सपोज हम देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास कोई भी और है, उसमें एक एसिडिक इम्प्योरिटी है। कैसी इम्प्योरिटी है, एसिडिक इम्प्योरिटी है। एसिडिक इम्प्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं मतलब आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट है। देखो ये एसिडिक इम्प्योरिटी है, दिस इज योर एसिडिक इम्प्योरिटी, और ये किस टाइप की है, दिस इज योर नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस इज योर नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये एक एसिडिक इम्प्योरिटी है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, वील ऐड अ बेस जो कि क्या करे, इसको न्यूट्रलाइज कर दे, जो क्या करे, इसको न्यूट्रलाइज कर दे। और बेसिक कौन होते हैं, जो भी आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड होते हैं। तो जब आपने मेटल ऑक्साइड ऐड किया, कैल्शियम इज एन मेटल, जब आपने मेटल ऑक्साइड ऐड किया, मेटल ऑक्साइड इज एन बेस, जब आप उसे एसिड में ऐड करोगे वी विल गेट अ न्यूट्रल प्रोडक्ट दैट इज स्लैग। और ये जो स्लैग होता है इट विल फ्लोट अबव योर ओर। तो ये कैसा है मेटल ऑक्साइड आपका, इट विल बिहेव लाइक एन बेस। और जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है दैट इज़ द एसिडिक इम्प्योरिटीज़ जो आपको क्या करनी है, रिमूव करनी है। ये ओर में पहले से प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड आपने क्यों डाला है, टू रिमूव दिस सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल से पहले और भी इम्प्योरिटीज़ हमें रिमूव करनी पड़ सकती है। अब देखो ये कंडीशनल मेथड है। सपोज़ मान लो आपने क्या किया, कैल्सिंग रोस्टिंग और कैल्सिनेशन किया, आपका क्या हुआ, जो भी ओर था सल्फाइड फॉर्म ओर हो या फिर कोई अदर फॉर्म ऑफ ओर हो, वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया। पॉसिबिलिटी है कि उस ऑक्साइड ओर में कोई अदर मेटल या नॉन मेटल की इम्प्योरिटी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि उसमें अदर मेटल या नॉन मेटल की इम्प्योरिटी ना भी हो। तो अगर इम्प्योरिटी होगी देन इन दैट केस यू हैव टू फॉर्म अ स्लैग विद द अपोजिटली चार्ज नेचर, जैसे कि हम जिसको क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स बोल रहे हैं, और आप उस इम्प्योरिटी को रिमूव करोगे। फिर हम चलेंगे किस प्रोसेस पे, हम चलेंगे हमारे प्रोसेस जिससे कि हम क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल के। सबसे बेसिक जो आपकी NCERT में गिवन है दैट इज़ योर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, हमें क्या करना है, ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करना है क्रूड मेटल ऑब्टेन करने के लिए। तो इसके लिए 3 प्रोसेस हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड, जिसमें कि आप केमिकली ट्रीट करोगे आपके जो भी रिस्पेक्टिव ओर है। नेक्स्ट है सेल्फ रिडक्शन मेथड, और फिर एक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड है ये आपकी NCERT में भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी आपका ओर है वो लेना है और उसमें
रिड्यूसिंग एजेंट डालना है, जिससे कि क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा, और रिडक्शन जब होगा तो वहाँ पर आपको आपका डिज़ायर्ड मेटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज़ यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ योर ऑक्साइड ओर टू ऑब्टेन मेटल। आपको क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट डालना है, और रिड्यूसिंग एजेंट डालने के बाद क्या होगा, ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, जो भी आपका ओर था हमने उसे ऑक्साइड फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट कर लिया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट डालने के बाद ऑक्साइड फॉर्म का आसानी से रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ऐसा क्यों हुआ कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ही क्यों किया हमने। ये भी पॉसिबिलिटी थी कि हम रिडक्शन ऑफ सल्फाइड करते, रिडक्शन ऑफ सल्फाइड से भी तो हमें मेटल मिल जाता, बट यहाँ पे एक आंसर आता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, बच्चे ध्यान रखेंगे। थर्मोडाइनमिकली जो ऑक्साइड्स होते हैं जब आप उनका रिडक्शन करते हो तो जो उनका डेल्टा जी का वैल्यू आता है वो हाईली नेगेटिव आता है। और डेल्टा जी क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है उतना ज़्यादा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड करती है। तो जब हम ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करते हैं तो ये जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है इसकी वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है, दैट इज़ वाई द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। जबकि हम बात करें रिडक्शन ऑफ योर सल्फाइड ओर्स या फिर कोई भी अदर फॉर्म ऑफ ओर हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में डेल्टा जी का वैल्यू उतना नेगेटिव नहीं होता। दैट्स वाई वी प्रिफर इंट्रोड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट टू योर ऑक्साइड ओर फॉर द रिडक्शन। एंड रिडक्शन जब होता है आपके ऑक्साइड ओर का, देन वी ऑब्टेन योर रिस्पेक्टिव मेटल। क्लियर है ये चीज़। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखो कि रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के। बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है आपका कोक कार्बन कोक, जिसको हम कोक बोलते हैं। कोक पीने वाला कोक नहीं समझेंगे। कोक जो होता है कार्बन एक टाइप का चारकोल होता है, हम उसे बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है, एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी हम इसके बारे में और भी सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, लेड ऑक्साइड है। यहाँ पे आपने इसे किससे ट्रीट किया, कार्बन से। कार्बन क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम है ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करना और मेटल को हमें ऑब्टेन करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो हमें लेड मिलेगा, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो ये जो हमें मिला है, दिस इज योर क्रूड मेटल, दिस इज योर क्रूड मेटल। अब हम इसे क्रूड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 95 to 97% ही प्योर है, अभी भी इसमें फर्दर इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, बात करें जिंक ऑक्साइड की, कार्बन से ट्रीट करोगे तो यहाँ पे हमें जिंक मेटल मिलेगा, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट होगी। अगर आप बात करो CO प्लस कार्बन की, तो यहाँ से हमें कॉपर मेटल मिलेगा, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट होगी। यहाँ पे लेड ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का जब रिएक्शन कराते हो तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ हमें लेड मेटल मिलेगा, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है फॉर द रिडक्शन ऑफ योर ऑक्साइड ओर एंड टू ऑब्टेन योर क्रूड मेटल। ठीक है, अब चलते हैं सेल्फ रिडक्शन मेथड पे। अब सेल्फ रिडक्शन की मेथड क्या है, ये एक ऑटो रिडक्शन मेथड है जिसमें कि खुद का ऑक्साइड ही क्या करता है, ओर को रिड्यूस करता है। अब कैसे करता है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ये यूज़ किस किस के लिए होता है पहले वो देख लेते हैं। कॉपर ओर्स, लेड ओर्स के लिए यूज़ होता है, स्पेशली जब वो अपने किस फॉर्म में हो, सल्फाइड फॉर्म में हो। तो यहाँ देखो, कॉपर सल्फाइड को जब आप किससे ट्रीट कर रहे हो, ऑक्सीजन से, तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड मिल रहा है। अब ये जो कॉपर का ऑक्साइड है ये ओर के साथ ही रिएक्ट करता है, सेल्फ रिडक्शन मेथड है। पहले कॉपर का ही सल्फाइड फॉर्म क्या हुआ, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर ये कॉपर का ही ऑक्साइड फॉर्म अपने ओर के साथ, दिस इज योर ओर, क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे हमें कॉपर मिलता है, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। तो ये कैसा मेथड है, दिस इज सेल्फ रिडक्शन मेथड, दिस इज योर सेल्फ रिडक्शन मेथड। अब आता है आपका थर्ड मेथड, वो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये भी हम डिस्कस करेंगे।
बट यहाँ नहीं। वैसे आप सबने पढ़ रखा होगा, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में कुछ नहीं होना है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। आपने सबने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा होगा। जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस जब पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने का नीड क्यों हुआ? ऐसे मेटल्स जो कि हम आसानी से ऑब्टेन नहीं कर सकते, उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से ऑब्टेन करते हैं। अब देखो कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि आपको सोडियम अकेले मिल जाता है। जैसे अगर मुझे सोडियम चाहिए कि भाई मुझे तो प्योर सोडियम दो, तो क्या मुझे आप प्योर सोडियम दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? जैसे अगर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे ज़्यादा सोडियम कंटेंट कहाँ अवेलेबल है? तो आप बोलोगे ओशियंस में। अब ओशियंस में जो सोडियम अवेलेबल है, क्या वो सोडियम फॉर्म में है? नहीं, वो किस फॉर्म में है? सॉल्ट फॉर्म में, NaCl के फॉर्म में है। और NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। तो क्या एक आयनिक कंपाउंड में से आप आसानी से केटाइन को बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अगर आपको किसी आयनिक कंपाउंड से केटाइन निकालना है तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अप्लाई करना होगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इसलिए अप्लाई होता है, ऐसे गैसेस, ऐसे मेटल्स जो कि हमें अदर मेथड से नहीं मिलते हैं, चाहे केमिकली हो या किसी अदर मेथड से हो, नहीं मिलते हैं, तब हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हम कहाँ पढ़ेंगे? हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बाकी ये सब आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे आपने NaCl मॉल्टन लिया तो क्या होगा? एनोड कैथोड है, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन। तो एनोड पे कौन जाता है? हमेशा एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे जाता है एनायन एंड कैथोड पे जाता है कैटायन। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो हमें सोडियम क्लोरीन गैस डिफरेंट मिल जाती है। वैसे भी इलेक्ट्रो का पार्ट है, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट ये भी एक प्रोसेस है। और आपकी NCERT में ये मेथड गिवन भी नहीं है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में सीखेंगे। तो आज हमने 3 प्रोसेसेस सीख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट सीखेंगे एंड इसके बाद हम एलिंघम डायग्राम देखेंगे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर CUET 2022 एग्जामिनेशन। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।